हेलो दोस्तों, एक बार अगेन आपका फिर से स्वागत है कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और यहाँ पर आपको सभी कॉम्पिटिटिव क्लासेस से रिलेटेड जनरल साइंस की जो क्लास है वो आपको फ्री क्लास दी जा रही है, जिसमें हमने आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स इनके क्वेश्चन, जो प्रीवियस क्वेश्चन है जो हमसे एग्जामों में अभी तक पूछे जा चुके हैं, उन क्वेश्चनों का हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। जिसमें हमारी पहली क्लास आपको कंप्लीट कराई जा चुकी है, दूसरी क्लास आपको कंप्लीट कराई जा चुकी है। आप हमारी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स या में जाकर आप उन क्लासों को, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो दे रखा है उसमें जाकर आप उन क्लासों को ले सकते हो। तो आज हमारी जनरल साइंस की, विज्ञान की, सामान्य विज्ञान जिसकी हम बात करें, जो हमारे बहुत बहुत से ऑल एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे कि एसएससी है, सीजीएल है, एसएससी सीजीएल के अंदर, ठीक है, एसएससी के अंदर सीपीओ है, एमटीएस है हमारा, ठीक है। और जो भी एग्ज़ाम हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी एग्ज़ामों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आपको उनका कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जा रहा है। जिसमें हमने पहली दूसरी क्लास में हैं, हम 1 से लेकर 40 क्वेश्चनों को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की क्लास में हम आपको आगे के 20 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर 40 तक आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो क्वेश्चन भी हमें अच्छे से डिस्कस करना है और उनके कुछ कंसेप्ट भी हमें डिस्कस करना है। तो मतलब थ्योरेटिकल पोर्शन की यदि बात करें तो अभी हमने वो नहीं उठाया है, अभी हमने सिर्फ प्रीवियस क्वेश्चन जो दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आगे आपके जो भी एग्जाम आने वाले हैं उन एग्जाम के हिसाब से आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो बात करते हैं हमारी जनरल साइंस की इस क्लास के अंदर। और इस क्लास के अंदर अभी हमने सबसे पहले बायोलॉजी को स्टार्ट किया है, आगे हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की भी क्लासें आपको प्रोवाइड कराएंगे। और इसमें हमने एक टारगेट रखा हुआ है कि हर सब्जेक्ट के अंदर हम करीबन 1000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराने वाले हैं। चाहे वो केमिस्ट्री की क्लास हो, उसके अंदर भी हम क्वेश्चन आपको प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं, और फिजिक्स की क्लास के अंदर भी हम आपको इतने ही क्वेश्चन सॉल्व कराने वाले हैं। तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंडों में शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो जिससे कि आप लोगों को, आपके फ्रेंडों को इन क्लासों का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। क्लियर बात? तो बात करते हैं, देखो हम क्लास की। तो पहला क्वेश्चन हमारा सामने आता है कि भाई मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी। भाई मानव की उत्पत्ति से यदि हम बात करें, तो यदि उत्पत्ति की बात की जाए तो इस पृथ्वी पर जब जीवन पहली बार आया होगा, पृथ्वी पर हम जीवन की बात करें तो जीवन जब पहली बार आया होगा वो भी कोई समय रहा होगा, या उस समय पर इस पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किसी एक जीव के रूप में हुई होगी। और जितने भी जीव हैं उन जीवों से आज के आधुनिक जीवों का क्या हुआ होगा भाई, निर्माण। और आधुनिक जीवों में यदि हम बात करें आज, तो सबसे एडवांस जीवों में आज कौन है भाई, हमारा मानव है, ठीक है, मानव। तो मानव की भी उत्पत्ति किसी युगों में हमने इस समय को विभाजित कर रखा है कि मानव की उत्पत्ति किस समय पे हुई थी, ये हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन में सबसे पहला। तो हमें याद रखना है कि भाई मानव की जो उत्पत्ति हुई थी हमारी, वो हुई थी हमारी प्लियोशीन युग में। याद रखना है आपको, प्लियोसीन युग में, प्लियोशीन युग में। तो मानव के बहुत सारे पूर्वज हैं, उससे पहले बहुत सारे जीव जंतुओं का इस पृथ्वी पर निर्माण हुआ था। और धीरे धीरे सरल संरचनाओं से जटिल संरचनाओं वाले जीवों का क्या हुआ है, विकास हुआ है, जिसको हम चैप्टर है हमारा उद्विकास, जिसे हम कहते हैं मानव उद्विकास। उसके अंदर हम इसको डिस्कस करते हैं कि मानव की उत्पत्ति किस तरीके से, कैसे, क्या हुई, जिसके लिए हमें मानव के बहुत सारे पूर्वजों को, जिनकी हम बात करें आदि मानव, उनको सबको डिस्कस करना पड़ता है। कुछ क्वेश्चन हमें आज इससे रिलेटेड मिलने वाले हैं इस सीरीज के अंदर, ठीक है। तो आंसर हमारा तो क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन की यदि बात की जाए तो प्लियोशीन हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई,
आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि चट्टानें जो दे रखी होती हैं उस समय पर, कि चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी। भाई ये आदि मानव दे रखे हैं हमें, ये जो चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं वो हमें आदि मानव के दे रखे हैं। आदि मानव आगे कभी हम क्लास में आपसे डिस्कस करेंगे इनको सभी को, कि क्रोमैग्नन मानव है, पैकिंघम, जावा मानव है और नियंडरथल मानव है। तो इनमें से ऐसा कौन सा मानव है जिसने सबसे पहले चट्टानों पर चित्रकारी करना शुरू की थी। क्योंकि जब मानव को कोई भाषा का ज्ञान नहीं था, उस समय पर वो चित्रों के माध्यम से, इस पेंटिंग के माध्यम से अपने विचारों का क्या करता था, आदान प्रदान करता था। जैसे ही मानव ने अपनी भाषा सीख ली, उसके बाद उसने भाषा के द्वारा अपने विचारों का आदान प्रदान करना क्या किया था, शुरू किया था। तो ऐसा कौन सा आदि मानव था जिसने सबसे पहले जो चट्टानें हुआ करती थी उन पर अपनी पेंटिंग और चित्रकारी करना शुरू की थी। तो वो था हमारा क्या, क्रोमैग्नन मानव भाई, याद रखना है आपको, जिसे हम कहते हैं क्रोमैग्नन मैग्नन, जिसकी हम क्रेनियल कैपेसिटी की, मानसिक क्षमता की यदि हम बात करें तो इसकी क्रेनियल कैपेसिटी जो हुआ करती थी वो करीबन 1600 के आसपास हुआ करती थी। 1600 क्रेनियल कैपेसिटी, इतनी कैपेसिटी होती थी। मानसिक क्षमता, दिमागी विकास की यदि हम बात करें इसकी, तो इतना सीसी इसका दिमाग हुआ करता था। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्या, क्रोमैग्नन मानव। इसने सबसे पहले चट्टानों पर चित्रकारी या पेंटिंग करने की शुरुआत की थी। क्लियर बात। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा, कि बचाव एवं भोजन पकाने के लिए सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने वाले आदि मानव का नाम बताइए। तो भाई आग का जब भी उपयोग हुआ भाई इतना हमने याद किया हुआ है कि आग का जो उपयोग करने वाला जो मानव था ना, वो हमारा आदि मानव था भाई। तो सबसे पहले आग का प्रयोग किसने किया था भाई, आदि मानव ने सबसे पहले आग की खोज की, आदि मानव। ठीक है, आदि मानव ने। अब आदि मानव में भी बहुत सारे हमारे मानव हैं जिनके अलग अलग नाम हैं, दे रखे हैं आपको। तो हमें कुछ क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चनों को हमें सॉल्व करना है जिसमें हमें नाम दे रखे हैं। तो आग की खोज हम जानते हैं कि दो पत्थरों के टकराने की वजह से जब चिंगारी उत्पन्न हुई, पेड़ों के टकराने की वजह से भी चिंगारी उत्पन्न हुई, तो उसने उस पत्थर से आग को पैदा करने का तरीका ढूंढ लिया था। दूसरा, फिर उसने उस आग से बचाव का भी साधन बना लिया। फिर उसने उसको भोजन पकाने में भी उसको धीरे धीरे उसने क्या कर लिया, उपयोग। क्योंकि सबसे पहले जो मानव रहा था हमारा, वो मानव, आदि मानव जो था ना, वो कैसा था हमारा, मांसाहारी था। मांसाहारी था, कच्चे मांस को खाता था। लेकिन जैसे ही आग की खोज हो गई तो फिर वो उस मांस को कैसे खाने लगा, पकाकर खाने लगा, पकाकर मांस को खाने लगा। धीरे धीरे फिर उसने खेती बाड़ी करना भी शुरू की, समूह में रहना स्टार्ट कर दिया था उसने, ग्रुपिंग उसकी होने लगी थी। तो इस तरीके से उन्होंने मानव की सभ्यता की विकास की बात की जाए तो अलग अलग युगों में, अलग अलग समय पर अलग अलग आदि मानवों में परिवर्तन होता आया हुआ है। जैसे आज हम बात करें आज के मानव की, तो आज के मानव की तुलना में आगे आने वाला भविष्य का जो मानव होगा उसके अंदर वो संरचनाएं नहीं होंगी जो आज के मानव के अंदर हैं। धीरे धीरे ये प्रकृति कुछ ना कुछ परिवर्तन चाहती है और वो परिवर्तन हमें कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। तो देखो बात करते हैं कि भोजन को पकाने के लिए सर्वप्रथम आग का प्रयोग करने वाला जो मानव था वो हमारा था कौन सा, जावा मानव। याद रखना है हमें, जावा मानव। जावा मानव, इसने सबसे पहले आग का प्रयोग किया था। और इस जावा मानव का नाम जावा इसलिए पड़ा क्योंकि इसके जो अवशेष हैं, इसके जो जीवाश्म है, इसके हम अवशेषों की बात करें तो इसके अवशेष हमें जावा द्वीप से मिले थे भाई, जावा द्वीप से। और जावा द्वीप जो है ना वो हमारा है कहाँ, इंडोनेशिया। नेशिया, इंडोनेशिया के अंदर ये जावा द्वीप पाया जाता है। यहाँ पर इसके सबसे पहले अवशेष पूछे गए थे, देखे गए थे। इसके वैज्ञानिक नाम की बात करें, वैज्ञानिक नाम, तो इसका वैज्ञानिक नाम होता है होमो इरेक्टस इरेक्टस। होमो इरेक्टस इरेक्टस, ये इसका क्या था, वैज्ञानिक
नाम था, साइंटिफिक नेम। जैसे आज के मानव का, आधुनिक मानव का जो साइंटिफिक नेम है, वैज्ञानिक नाम है, वो है होमो सैपियंस। उस तरीके से हमारे जो आदि मानव हैं, उन आदि मानवों का भी वैज्ञानिक नाम है हमारे पास अलग अलग। तो हमारे पास जो जवाब था ना, वो था क्या, जावा मानव। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्या, जावा मानव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44, और क्वेश्चन नंबर 44 में हमें दे रखा है कि मानव विकास, एवोल्यूशन ऑफ मैन कहाँ पर हुआ था भाई, ये हमें याद रखना है भाई। तो इसके लिए हम बात करें भाई, मध्य एशिया, मध्य एशिया बोला जाता है भाई, जहाँ पर मानव के विकास की क्या की जाती है भाई, बात की जाती है। वैसे मानव विकास की यदि बात की जाए या हम जीवन की उत्पत्ति की बात करें, तो भाई जीवन उत्पन्न, मानव की उत्पत्ति से पहले तो जीवन किसी न किसी रूप में आया होगा, और उस जीवन की उत्पत्ति हुई थी काय के अंदर, जल के अंदर। ठीक है, और जल के अंदर नील नदी के अंदर हम इसकी उत्पत्ति मानते हैं। नील नदी सभी को मालूम है कहाँ पर है भाई, मिस्र। मिस्र में नील नदी है, जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। उस नील नदी के अंदर हम मानव की क्या मानते हैं भाई, वो सॉरी जीवन की क्या मानते हैं, उत्पत्ति मानते हैं। तो सबसे पहले जीवन की जो उत्पत्ति हुई थी वो किसके अंदर हुई थी, जल के अंदर। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि भाई मानव का विकास कहाँ पर हुआ था, ये बात हमें याद रखना है कि मानव का विकास हम लेके चलते हैं मध्य एशिया के अंदर हमारा विकास हुआ था। मतलब एशिया महाद्वीप के अंदर मानव के जीवन की या इवोल्यूशन की हम बात करते हैं, जहाँ पर अलग अलग आदि मानवों को देखने को हमें मिलते हैं। उनके अवशेषों के आधार पर हमने इनकी जानकारी इकट्ठी की है। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करते हैं 45, और 45 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकटतम संबंधी है। भाई अब आदि मानव तो बहुत से हैं, अब उन आदि मानवों के अंदर ऐसा कौन सा आदि मानव है जो आज के मानव के सबसे अधिक निकट संबंधी कहलाता है। तो वो है हमारा कौन, गोरिल्ला। भाई याद रखना है सभी बच्चों को, गोरिल्ला। तो गोरिल्ला जो है ना, उसको हम मानव का निकट संबंधी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसी से ही हम मानते हैं कि आज का आधुनिक जो मानव है ना, उसका जो विकास हुआ है वो कहीं ना कहीं इन गोरिल्ला से हुआ है, जिन्हें हम एफ कहते हैं या कपी कहते हैं। भाई इन कपियों से इस मानव की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है, कपी। ठीक है, गोरिल्ला। क्लियर है, तो आंसर हमारा गोरिल्ला हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो पूछा हमसे कि किस अवस्था में इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलस रोग गर्भपात कर सकता है। भाई एक ऐसी हमारे पास अवस्था बन जाती है जिसे हम इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलस कहते हैं, और इस इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलस की वजह से क्या होता है भाई, गर्भपात का कारण बनता है। तो वही ऐसा गर्भपात का कारण कब बनने वाला है, ये बात हमें याद रखनी है। ये गर्भपात की कहानी कब होने वाली है, तो भाई इसके लिए हमें याद रखना है कि जब आर एच फैक्टर का सभी लोगों ने नाम सुना हुआ है, एक रीसस नाम से का जो बंदर है, उससे एक प्रोटीन जो है ना, एंटीजन हमारी बॉडी के अंदर आ गई है। तो जिनके अंदर ये आर एच पॉजिटिव होता उपस्थित होता है उसे हम आर एच पॉजिटिव कह देते हैं, और जिसके अंदर आर एच नहीं होता है, ये एंटीजन नहीं होता है, उसे हम आर एच नेगेटिव कह देते हैं। ठीक है, तो ऐसा उसी समय पर होता है जब आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव वालों की क्या हो जाती है भाई, शादी हो जाती है। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलस जब ही बनता है। ठीक है, एक रेयर कंडीशन है भाई, बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन देखने को जरूर मिलती है भाई। अब इसके अंदर क्या होता है, जो आर एच फैक्टर की बात यदि की जाए तो ये आर एच फैक्टर जो है ना, वो इंडिया के यदि अंदर बात की जाए इसकी, इंडिया के अंदर, तो इंडिया के अंदर आर एच फैक्टर पॉजिटिव की यदि बात की जाए तो आज आर एच फैक्टर जो पॉजिटिव है वो इंडिया में हमें 97% लोगों के अंदर देखने को मिलता है, और आर एच जो नेगेटिव है वो हमें 3% देखने को मिलता है। ठीक है, और अदर अन्य देशों की बात की जाए, जैसे यूरोप की बात की जाए, यूरोप, तो आर एच पॉजिटिव जो है ना वो हमारा कितना है, 85%, और आर एच नेगेटिव जो है ना हमारा, वो है हमारा कितना, 15%, 15%, 85% और 15%, ये है हमारा, ये देखने को हमें मिलता है। तो विज्ञान इस शादी को परमिशन नहीं देता है, साइंस
ऐसी शादी को जिसमें एक व्यक्ति में RH पॉजिटिव हो और एक महिला RH यदि नेगेटिव है, उस व्यक्ति को विज्ञान शादी की मान्यता नहीं देता है भाई, मान्यता नहीं देता है। क्यों? वजह ये है क्योंकि जब इनकी शादी होती है तो इनकी होने वाली जो संतान है ना, वो संतान क्या हो जाती है, उसकी मृत्यु हो जाती है, गर्भावस्था में ही उसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे पास एक एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस, जो कि हमें बहुत रेयर कंडीशन में देखने को मिलती है। जैसे कि यदि बात की जाए, जैसे हमने ब्लड ग्रुप के बारे में सुना है कि भाई किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है भाई और किसी का ब्लड ग्रुप ए नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब यही होता है कि उसके अंदर RH क्या है भाई, पॉजिटिव है, तो हम उसको ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप बोल देते हैं। और यदि जिसके अंदर RH पॉजिटिव नहीं है तो उसे हम ए नेगेटिव बोल देते हैं। तो RH पॉजिटिव और नेगेटिव वाले व्यक्तियों की पति पत्नी की यदि शादी हो जाती है तो उनकी होने वाली जो संतान होती है ना, उस संतान की गर्भावस्था में ही क्या हो जाती है भाई, मृत्यु हो जाती है। अब इसकी रोकथाम के लिए कोई उपाय तो है, तो हाँ भाई, इसकी रोकथाम के लिए समय रहते हुए यदि इसका इलाज देख दिया जाए तो बिल्कुल है। तो इसके लिए हमें एक एंटी डी का जो इंजेक्शन होता है वो हमें इसके लिए लगवाना होता है। उसके आधार पर हम इस एंटीजन और इसको की वजह से जो गर्भावस्था में बेबी खराब जो हो जाता है, नष्ट जो हो जाता है, उससे हम बचाया उसको जा सकता है। तो इसे हम कहते हैं क्या, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव, और ये कंडीशन हमारी कहलाती है क्या, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस। तो इसमें क्या होने वाला है भाई हमारे पास कि इसमें RH पॉजिटिव कौन होगा भाई, पति होगा, और RH नेगेटिव कौन होगी भाई, पत्नी। इसकी वजह से एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलस वाली कंडीशन बनती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, सी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 और 47 में हमसे पूछा है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है भाई। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है। तो भाई हीमोग्लोबिन हमारा जो है HB, जिसको हम HB से प्रदर्शित करते हैं, ये हमारा हीमोग्लोबिन है। और इस हीमोग्लोबिन के अंदर हमारी दो प्रोटीन पाई जाती हैं। एक प्रोटीन को हम बोलते हैं हीम प्रोटीन और एक हमारी होती है इसके अंदर क्या, ग्लोबिन प्रोटीन, ग्लोबिन। ये दो प्रोटीन हमें हीमोग्लोबिन के अंदर देखने को मिलती हैं। और ये हीमोग्लोबिन हमारा कहाँ मिलने वाला है भाई, RBC, जिन्हें हम लाल रक्त कणिकाएं कहते हैं, जिनका जीवन काल की यदि लाइफ स्पान की बात करें तो कितने दिन होता है भाई, RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। ठीक है, और इस हीम प्रोटीन की वजह से, इस हीम प्रोटीन की वजह से ही हमारा जो रक्त है ना, वो कैसा होता है भाई, लाल रंग का होता है भाई, लाल रंग। तो ब्लड का जो लाल रंग है ना, वो किस वजह से होता है भाई, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन में पाई जाने वाली इसी प्रोटीन की वजह से हमें होता है। मतलब RBC जो लाल रंग की है ना, वो किसकी वजह से है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हीम प्रोटीन पाई जाती है। और इस हीम प्रोटीन के अंदर एक धातु पाई जाती है, उस धातु का नाम हमें याद रखना है, वो पाई जाती है हमारी Fe, आयरन। और आयरन किस अवस्था में इसके अंदर पाया जाता है, तो उस समय पे इसकी कंडीशन होती है आयरन की Fe+2 अवस्था में हमें देखने को मिलता है। क्लियर बात। दूसरी बात की जाए कि इस हीमोग्लोबिन की यदि हमारे शरीर में क्या हो जाती है भाई, कमी हो जाती है, यदि इस हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए हमारे शरीर में, तो हमें एनीमिया नाम की क्या हो जाती है, बीमारी हो जाती है भाई। सब लोगों को याद होगा, एनीमिया हो जाता है, जिस एनीमिया को हम कहते हैं रक्त की कमी, रक्त की कमी। इसके लिए हमें इस कमी को दूर करने के लिए, इस कमी को दूर करने के लिए हमें आयरन युक्त पदार्थ लेने की सलाह दी जाती है। क्यों? क्योंकि यही हीम प्रोटीन हमारे इस हीमोग्लोबिन की मात्रा को क्या करने वाला है, बढ़ाने वाला है। तो जैसे कि हमें पालक खाने की सलाह दी जाती है, ठीक है ना, पालक में आयरन की मात्रा बहुत अच्छी होती है। फिर हमें इसको दूर करने के लिए मेडिसिन के रूप में फोलिक एसिड की टैबलेट्स हम लेनी पड़ती हैं, जिससे हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी देखने को, हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की वजह से इस समस्या को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। तो बात करते हैं, देखो कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी, हमारी आयरन धातु देखने को मिलेगी, और ये +2 अवस्था में हमें देखने को मिलता है। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा क्या, आयरन Fe2। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्या, आयरन, लोहा, लोहा, लौह तत्व, लोहा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और अगले क्वेश्चन 48 में हमें दे रखा है कि गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम क्या होता है भाई। तो भाई गुणसूत्रों की यदि बात
की जाए हमारे जो गुणसूत्र हैं, क्रोमोसोम्स हैं, तो भाई सब लोगों को पता होगा कि हमारी एक कोशिका के अंदर जो गुणसूत्र है ना वो कितने पाए जाते हैं भाई, 23 जोड़ी में पाए जाते हैं। जोड़ी में कितने पाए जाते हैं, 23 जोड़ी। और संख्या की बात करें तो संख्या में कितने होते हैं भाई, 46। इतने गुणसूत्र एक कोशिका के, हमारी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। अब इन गुणसूत्रों में से हमारे जो 22 जोड़ी गुणसूत्र हैं, कितने, 22 जोड़ी, इन गुणसूत्रों को हम दैहिक या कायिक गुणसूत्र कहते हैं, दैहिक। और जो हमारा 23वीं जोड़ी का है, 23वां गुणसूत्र जो है, उसे हम जननिक या जनन या लिंग गुणसूत्र कहते हैं, लिंग गुणसूत्र, लिंग गुणसूत्र। और इसी लिंग गुणसूत्र के आधार पर मेल और फीमेल में अंतर देखने को मिलता है, मेल और फीमेल। इसी की वजह से मेल फीमेल बनते हैं हमारे। तो बात की जाए मेल के अंदर जो गुणसूत्र देखने को मिलेगा तो वो 22 गुणसूत्र तो दोनों में ही सेम है भाई, फीमेल में भी 22 गुणसूत्र सेम है, मेल में भी 22 गुणसूत्र सेम है। सिर्फ डिफरेंस जो होता है वो 23वें नंबर के गुणसूत्र के द्वारा होता है, जिसे हम मेल में XY कहते हैं और फीमेल के अंदर हम उसे XX गुणसूत्र कहते हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है भाई। ये कहानी तो हमारी इसकी हुई। अब इन गुणसूत्रों के अंदर, इन्हीं गुणसूत्रों के अंदर हमें देखने को मिलता है क्या, इन गुणसूत्रों की यदि बात की जाए तो इन गुणसूत्रों के अंदर पाए जाते हैं इन्हीं पर क्या, जीन। तो जीन का जो क्रम होता है वो हमें बताना है कि इन गुणसूत्रों पर जीन किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो ये बात हमें याद रखना है कि गुणसूत्रों पर जो जीन पाए जाते हैं वो रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, रेखीय क्रम, लीनियर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। कि मान लो कोई ये गुणसूत्र है, उस गुणसूत्र के ऊपर जो जीन पाए जाएंगे ना वो रेखीय क्रम में, बिल्कुल रेखाकार इस तरीके से व्यवस्थित होते हैं। और जीन क्या है भाई, ये एक तरीके से हमारे आनुवंशिक लक्षणों को, जो लक्षण हैं हमारे, उन लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। लक्षण, जो लक्षण हमें हमारे माता पिताओं से प्राप्त होते हैं, हमारे पूर्वजों से जो लक्षण हमें प्राप्त होते हैं, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणसूत्र या फिर जाते हैं किसकी वजह से, जीन की वजह से। और गुणसूत्रों पर ही क्या पाए जाते हैं, जीन पाए जाते हैं। किस क्रम में व्यवस्थित होते हैं, रेखाकार यानी लीनियर क्रम में व्यवस्थित होते हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका लीनियर क्रम। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। और 49 क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एबी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है भाई। मान लो यदि किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है, तो हमने पढ़ा है ब्लड ग्रुप के बारे में, ब्लड ग्रुप हमारे पास मेनली 4 है, ए बी, फिर ए बी और फिर क्या, ओ, ए। अब इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि RH पॉजिटिव है, यदि RH है तो वो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो जाएगा, और RH नहीं है तो वो ब्लड ग्रुप हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो AB ब्लड ग्रुप है हमारा, AB। इस AB ब्लड ग्रुप को हम कहते हैं क्या, सर्वग्राही। सर्वग्राही, सर्वग्राही से मतलब यह है कि ब्लड ग्रुप AB वाले व्यक्ति को किसी का भी ब्लड दिया जा सकता है। ठीक है, किसका दिया जाता है, किसी का भी दिया जा सकता है, सर्वग्राही जिसको हम बोलते हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से हमारा एक ब्लड ग्रुप और है जिसे हम कहते हैं ब्लड ग्रुप O। ये हमारा सर्वदाता कहलाता है, सर्वदाता। इसका मतलब यह है कि ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति का रक्त किसी भी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। तो O ब्लड ग्रुप हमारा सर्वदाता कहलाता है और AB ब्लड ग्रुप हमारा सर्वग्राही कहलाता है। अब सर्वग्राही जो कहलाता है, इसके पीछे वजह यह है कि ये किसी का भी ब्लड ले लेता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर AB ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। ठीक है, किसके अंदर, AB ब्लड ग्रुप के अंदर। और जो सर्वदाता है ना, उसमें एंटीजन नहीं पाई जाती है, ये बात हमें याद रखना है, एंटीजन, एंटीजन नहीं पाई जाती है। इसका मतलब कहने का ये हुआ कि हम ब्लड ग्रुप की यदि बात करते हैं तो ब्लड ग्रुप किसी का भी किसी को नहीं दिया जा सकता।
हर किसी का ब्लड किसी को भी नहीं दिया जा सकता, इसकी हमें चेकिंग करनी पड़ती है, उसके बाद ही सामने वाले व्यक्ति को ब्लड दिया जा सकता है। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसी हैं जिसमें यदि ए बी ब्लड वाले व्यक्ति को यदि ब्लड की जरूरत पड़ती है तो ये सर्वग्राही होता है, किसी से भी ले सकता है, मतलब बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है और ओ से भी ले सकता है। और यदि इनमें से यदि ए को ब्लड ग्रुप की जरूरत पड़ती है, बी को जरूरत पड़ती है, ए बी को जरूरत पड़ती है, तो इनको ए ओ दे सकता है, वो सर्वदाता कहलाता है इसलिए हमारा। ठीक है, क्यों? इसके पीछे वजह यह है कि इसमें एंटीजन नहीं होती है और इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है। तो क्वेश्चन हमारा यही था कि ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है भाई। तो ये तो सर्वग्राही है, ये सभी को, किसी को नहीं दे सकता, ये किसी को नहीं दे सकता, ये सिर्फ खुद को ही दे सकता है। तो ए बी को ही दिया जा सकता है, क्योंकि ये ले सबसे सकता है लेकिन सभी को दे नहीं सकता। तो दे किसको सकता है? देख सिर्फ खुद को ही सकता है। जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है उसी को दिया जा सकता है। क्लियर बात? तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए बी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में लिंग संलग्न रोग कौन सा है भाई? सेक्स लिंकेड रोग किसे कहते हैं? लिंग संलग्न रोग होते हैं, और लिंग संलग्न जो रोग हैं हमारे पास, उनमें हमें याद रखना है भाई, ये ऐसी बीमारियां हैं, ये बीमारियां एक पीढ़ी में यदि पाई जाती हैं तो उससे आने वाली पीढ़ी में भी इसके लक्षण देखने को मिलेंगे, उसके बाद वाली पीढ़ी में भी लक्षण देखने को मिलेंगे। मतलब ये ऐसी बीमारी हैं, आनुवंशिक बीमारियां, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या रहेंगी भाई? चलती रहेंगी। जिसमें हमारे पास सबसे पहले है क्या? वर्णांधता। वर्णांधता, ठीक है, जिसे हम कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। क्लियर? दूसरी है हमारे पास क्या? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया दूसरी बीमारी है हमारे पास क्या? हीमोफीलिया। और तीसरा है हमारा सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया। तो फिलहाल 3 बीमारियों के नाम हम याद रखें कि हमारे पास एक वर्णांधता है। वर्णांधता में क्या होता है? व्यक्ति लाल और हरे रंग में, लाल और जो हरा रंग है ना, उसमें अंतर पता नहीं कर पाता है। मतलब लाल को देखेगा तो उसको हरा नजर आता है, और जब वो हरे को देखेगा तो उसको लाल नजर आता है। तो इस बीमारी को हम वर्णांधता कह देते हैं, कलर ब्लाइंडनेस कह देते हैं। आंखों से संबंधित क्या है? बीमारी है। और हीमोफीलिया हमारी एक ऐसी बीमारी है, इस हीमोफीलिया के अंदर नॉर्मली हम बात करें 2 से 3 मिनट के अंदर में हमारा बॉडी का रक्त जम जाता है। जब हमारे यहाँ कहीं चोट लगती है तो उस व्यक्ति का रक्त कुछ समय मिनट बाद क्या हो जाता है? जम जाता है, थक्का बन जाता है, और वहां से रक्त निकलना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। लेकिन हीमोफीलिया की बीमारी में जो रक्त होता है ना भाई, वो रक्त जमता नहीं है, उसका क्लॉट नहीं बनता है भाई। यदि किसी व्यक्ति के यहाँ कहीं चोट लगे तो उसका रक्त जमता नहीं है, उसके यहाँ से ब्लीडिंग होती रहती है। इस वजह से उस व्यक्ति की क्या हो सकती है भाई? मृत्यु भी हो सकती है। तो इसे कहते हैं हम हीमोफीलिया। दूसरी बात करें सिकल सेल एनीमिया का मतलब ये होता है कि हमारी जो आरबीसी होती है, आरबीसी रक्त के अंदर पाई जाने वाली 3 कोशिकाओं का नाम भाई याद होगा। एक आरबीसी है हमारे पास, एक डब्ल्यूबीसी है हमारे पास, और एक है हमारे पास क्या? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स ये 3 तरीके की कोशिकाएं हमारे शरीर में पाई जाती हैं, जिन्हें हम, ये लाल रंग की है हमारी, इसलिए इसका नाम पड़ गया लाल रक्त कणिकाएं, और ये सफेद रंग की है, व्हाइट ब्लड सेल, सफेद रंग। बाद बाकी की ये धागेनुमा संरचनाएं होती हैं हमारे पास। यही रक्त का थक्का बनाने के लिए क्या होती हैं? जिम्मेदार। रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन चाहिए हमें? प्लेटलेट्स चाहिए। तो इसके अंदर यही बीमारी होती है, मतलब हमारी कौन सी? हीमोफीलिया वाली, जिसमें रक्त जमता नहीं है। सिकल सेल एनीमिया की बात की जाए तो इस सिकल सेल एनीमिया के अंदर हमारी जो आरबीसी होती है ना, वो कैसी होती है? वैसे तो नॉर्मल रूप से यदि बात करें तो ये गोलाकार होती है। कैसी? गोलाकार आरबीसी होती है। लेकिन इस रोग के अंदर आरबीसी कैसी हो जाती है? असियाकार हो जाती है। असियाकार हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया, इसी को हम नाम देते हैं। ये भी एक तरीके से रक्त की कमी है, खून की कमी, रक्त की कमी, एनीमिया, इसको भी हम एनीमिया ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिकल सेल एनीमिया था हमारा। तो इनमें से हमसे पूछा गया लिंग संलग्न रोग कौन सा है, तो हमारा वर्णांत है, इसका क्या हो जाएगा भाई? आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन,
अगले क्वेश्चन की बात की जाए, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध हैं भाई? एक फेमस वैज्ञानिक है हमारे, जिनको हम कहते हैं विलियम हार्वे। बड़े साइंटिस्ट हैं हमारे पास, नाम याद रखना है हमें इनका, विलियम हार्वे। तो विलियम हार्वे जो है ना, इन्होंने 1628 में रक्त परिसंचरण की क्या की थी? खोज की थी। रक्त परिसंचरण, रक्त परिसंचरण, इसकी इनके द्वारा क्या की गई थी? खोज की गई थी। वो हमारे फेमस वैज्ञानिक हैं, कौन? विलियम हार्वे। तो सन भी, टाइम भी याद रखना है आपको कि 1628 में विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की क्या की थी? खोज की थी कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन किस तरीके से होता है। इसके लिए हृदय हमारे शरीर के अंदर संरचना है, कुछ धमनियां हैं, सिराएं हैं, उनके माध्यम से हमारे रक्त का क्या होता है? परिसंचरण होता है। जैसे कि हृदय है, फिर धमनियां हैं हमारे पास, धमनियां, सिराएं हैं, और कुछ केशिकाएं हैं, केशिकाएं, कैपिलरीज। तो आर्टरीज एंड वेन्स एंड कैपिलरीज, इनके अंदर रक्त क्या होता है? फ्लो होता है। इस बात को बताने वाले जो वैज्ञानिक थे ना, वो थे हमारे कौन? विलियम हार्वे, जो कि बताया गया था इनके द्वारा 1628 में। तो आंसर हो जाएगा विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है भाई? तो हमारा आंसर चला जाएगा रक्त परिसंचरण की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है? विलियम हार्वे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। और 52 क्वेश्चन नंबर में हमसे पूछा गया है क्या कि एंटीजन क्या है। जस्ट अभी नाम आया था हमारा इसका, क्या? एंटीजन का। ये रही हमारी एंटीजन, एंटीजन। ठीक है, एंटीजन क्या है भाई? तो एंटीजन कुछ नहीं है भाई, प्रोटीन है, एक तरीके का प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। लेकिन ये प्रोटीन कैसा प्रोटीन है भाई? ये एक ऐसा प्रोटीन है एंटीजन, जो हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी के निर्माण को उत्प्रेरित करता है भाई। एंटीजन की उपस्थिति में ही किसका निर्माण होता है भाई? एंटीबॉडी का निर्माण होता है। एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का निर्माण, उसको प्रेरित करने वाला कौन है भाई? ऐसा प्रोटीन है, कौन? एंटीजन। अब एंटीजन क्या है भाई? एंटीजन किसी भी रोग कारक का हमारे शरीर के अंदर होता है। इसके लिए देखो हम समझते हैं, देखो टीकाकरण से, वैक्सीनेशन में हमें जो दिया जाता है ना, वो वैक्सीनेशन का मतलब यही है कि वैक्सीनेशन में हमें जब कोई भी बीमारी या रोग वातावरण में आता है, और बहुत सारी बीमारियों के हमने टीके बना रखे हैं, उस टीके के अंदर हमें क्या दिया जाता है भाई? उस टीके के अंदर हमें, वैक्सीन के अंदर जो टीका दिया जाता है, उस टीके के अंदर हमें एंटीजन दिया जाता है, एंटीजन। और एंटीजन क्या है? मतलब जो बीमारी वातावरण में फैली हुई है, उसकी सूक्ष्म मात्रा, सूक्ष्म मात्रा अक्रिय अवस्था में हमारे शरीर के अंदर प्रविष्ट कराई जाती है। जैसे ही वो एंटीजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचता है, तो हमारी जो सेल हैं, कोशिका हैं, आरबीसी नहीं, डब्ल्यूबीसी जो है ना हमारी, वो डब्ल्यूबीसी फिर निर्माण करती है हमारी बॉडी के अंदर क्या का? एंटीबॉडी का। और ये एंटीबॉडी उस हानिकारक पदार्थ से क्रिया करता है और उस पदार्थ को नष्ट करने की कोशिश करता है। तो ये कहलाते हैं हमारे क्या? टीके। जैसे कि अभी बात करें, हाल ही में हमें कोरोना वैक्सीन टीके लगाए गए थे, कोविड-19 भी लगाए गए थे, और भी टीके जो बने थे वो बने थे। तो इसका मतलब क्या था कि जिस व्यक्ति को कोविड नहीं भी हुआ है, तब भी उस व्यक्ति के अंदर इस कोविड-19 जो वायरस है ना, उसकी सूक्ष्म मात्रा उस बॉडी के अंदर डाली जा रही थी। क्यों? क्योंकि इसके विरुद्ध एंटीबॉडी हमारे शरीर में पहले से नहीं थे, क्योंकि ये बीमारी पहली बार हमारे इस वातावरण में हमें देखने को मिली। तो इसके एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर नहीं थे, इस रोग से लड़ने की क्षमता हमारे शरीर के अंदर नहीं थी। तो इस टीके के माध्यम से हमने हमारे शरीर के अंदर यही कोरोना वायरस का सूक्ष्म मात्रा में, अक्रिय अवस्था में हमारी बॉडी के अंदर प्रविष्ट कराया गया। और जैसे ही वो प्रविष्ट कराया, तो इसके विरुद्ध फिर हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडियों का क्या हुआ? निर्माण हुआ। और ये एंटीबॉडी फिर हमारे शरीर में जब भी ये रोग फैलेगा, या जब भी ये रोग फैला हुआ था उस समय पे, उन रोग के विरुद्ध लड़ने का काम करती हैं भाई। कौन? एंटीबॉडी। और उसको क्या करती हैं भाई? नष्ट करती हैं, जिसकी वजह से हमारे शरीर में वो रोग, वो बीमारी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती है, और हमारी जो बॉडी है ना,
वो बॉडी उन रोगों को और एंटीजनों को, उस बीमारी को क्या कर देती है, नष्ट कर देती है। यही टीके हैं भाई हमारे। जैसे बहुत सी पहले बीसीजी का टीका है, डीपीटी का टीका है, पोलियो का टीका है, ये आज भी इनकी खुराक जैसे ही बच्चे जन्म लेते हैं 5 साल की उम्र तक उनको पिलाने की सलाह हमें दी जाती है, वो पिलाना ही चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले भविष्य में यदि ये बीमारी दोबारा से फैलती है तो उस व्यक्ति की जान को कोई खतरा नहीं होगा। इसलिए समय से पहले ही उस व्यक्ति के शरीर के अंदर उस जीव की सूक्ष्म मात्रा अक्रिय अवस्था में प्रविष्ट कराई जाती है और उससे उस बॉडी के अंदर हमेशा के लिए अब एंटीबॉडियों का क्या हो गया, निर्माण हो गया। ये कहलाती है हमारी एंटीजन। तो यही है हमारी एंटीजन और यही प्रोसेस के आधार पर हमारी बॉडी के अंदर टीकों का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। जैसे कोविड वैक्सीन लगाया गया वो भी यही वजह थी, इसी तरीके से बनाए गए हैं। तो हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करते हैं भाई, एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। उनका निर्माण करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं भाई, एंटीजन कहलाते हैं। क्लियर जवाब? तो आंसर हमारा ये हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है 53, क्वेश्चन नंबर 53। और क्वेश्चन नंबर 53 के अंदर हमसे पूछा है कि हमारे शरीर का ऐसा कौन सा अंग है जो रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक भी कहलाता है। रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का क्या कहलाता है, पुलिस रक्षक कहलाता है। जैसे यदि बात की जाए शरीर का जो पुलिस मैन है ना, वो तो हम बोलते हैं किसको, WBC को। क्यों? क्योंकि WBC है हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधी क्षमता विकसित करती है भाई। रोग प्रतिरोधी क्षमता जो विकसित की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, WBC के द्वारा। दूसरी बात करें, हमें बताना है अंग का नाम। ऐसा कौन सा अंग है जो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे जो भी रोगाणु बाहर से प्रवेश हो गए हैं उनको नष्ट करता है, तो शरीर का उसको हम क्या नाम दे दिया, हमने पुलिस रक्षक कहला दिया है। तो ऐसा है हमारे शरीर के अंदर एक अंग जिसका नाम है क्या, यकृत। जितने भी हानिकारक पदार्थ बनते हैं, विषैले पदार्थ शरीर के अंदर जिनका निर्माण होता है, उनको विषहीन पदार्थों में बदलने का काम जो किया जाता है ना, वो किया जाता है किसके द्वारा, यकृत के द्वारा, जिसे हम लीवर कहते हैं। लीवर, इसके द्वारा निर्माण किया जाता, वो नष्ट किया जाता है किसका, रोगाणुओं का, हानिकारक पदार्थों का, यकृत के द्वारा। और इसी में जाके इन हानिकारक जो रोगाणु हम बोल रहे हैं, जिनको रोगाणु, उनको ये क्या करता है भाई, नष्ट करने का काम कर देता है। या विषैले पदार्थ हैं जो भी हैं, उन विषैले पदार्थों को विषहीन पदार्थों में बदलने का काम किसके द्वारा किया जाता है भाई, यकृत के द्वारा। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, लीवर, यकृत क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 54। 54 में हमसे पूछा है कि मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है भाई, ये हमें बताना है भाई। युग्मनज का संगठन हमें बताना है। तो भाई इसके लिए देखो हम समझते हैं, देखो मनुष्य के अंदर की गुणसूत्रों की घटना भाई। तो गुणसूत्र से संबंधित, क्रोमोसोम से संबंधित बात अभी हमने की थी। गुणसूत्र, गुणसूत्र, तो मनुष्य के अंदर यदि बात करें तो 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं भाई, ये बात हमने याद रखनी है। और गुणसूत्र जो है ना, वो मेल और फीमेल में अलग अलग होते हैं भाई। 22 गुणसूत्र तो दोनों में सेम होते हैं भाई, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, 22 गुणसूत्र तो मेल भी है और वो फीमेल भी है, दोनों में ही क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं, मेल और फीमेल में। लेकिन जो 23वें नंबर का जो गुणसूत्र होता है, मेल में होता है वो XY और फीमेल के अंदर होता है क्या, XX। ये तो हमारी गुणसूत्रों वाली बात है। ऐसे 23 जोड़ी गुणसूत्र हमें किसके अंदर देखने को मिलेंगे, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी हमें 23 जोड़ी गुणसूत्र, 22 जोड़ी ये हो गया और एक जोड़ी गुणसूत्र हमारा ये हो गया। तो ये तो गुणसूत्रों की संख्या हो गई। लेकिन हम बात करते हैं देखो नर जनन युग्मकों की। तो जैसे कि मेल के अंदर निर्माण होता है किसका, शुक्राणुओं का। ठीक है, और फीमेल के अंदर निर्माण होता है किसका, अंडाणुओं का। मेल के अंदर क्या बनते हैं भाई, वृषण में शुक्राणुओं का, स्पर्म का क्या होता है भाई, फॉर्मेशन होता है शुक्राणु। ठीक, और फीमेल में अंडाशय के अंदर निर्माण होता है किसका, अंडाणुओं का, ओवम जिसे हम कहते हैं, अंडाणु, इनका निर्माण। तो ये शुक्राणु और जो अंडाणु है ना, ये हमारी एक संरचना है कैसी, जिसे हम बोलते हैं कैसी, अगुणित संरचना, अगुणित संरचना, जिसे हम कहते हैं एन। और ये भी हमारी कैसी संरचना होती है भाई, अगुणित संरचना होती है, अगुणित। ये भी हमारा कैसा है, एन। जब इनका निषेचन होता है भाई, निषेचन,
तो निषेचन के फलस्वरूप फिर हमारी जो संरचना बनती है ना वो कैसी होती है भाई, द्विगुणित होती है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। फिर इससे आगे चल के फिर शिशु का क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, तो हमसे यही पूछा गया कि मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन क्या होता है भाई, हमें इसका संगठन बताना है भाई, अंडाणु ये कैसा है भाई, ये हमें इसके अंदर बताना है। तो भाई इसके अंदर यदि बात की जाए तो इसके अंदर हमारा जो अंडाणु है ना वो कैसा है अभी भाई, 22+X है, और शुक्राणु जो है ना वो कैसा है भाई हमारे पास, 22+Y है। तभी जाकर ये अंडाणु और शुक्राणु मिलेंगे और एक्स एक्स मिलेगा तो निर्माण होगा किसका, लड़की का। और जैसे ही एक्स वाई मिलेंगे, वाई मिलेगा तो निर्माण होगा किसका, लड़के का। तो हमसे ये पूछा गया है कि भाई फीमेल अंडाणु जो है ना, मादा स्पष्ट रूप से युग्मनज का संगठन कैसा होता है, तो ये होता है हमारा कैसा, 22+X। क्लियर बात, तो आंसर हमारा हो जाएगा 22+X। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा टर्नर सिंड्रोम, कुछ व्याधियां कुछ बीमारियां हमें कुछ दे रखी हैं बॉडी के अंदर, जिसको हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। और इस टर्नर सिंड्रोम के अंदर, टर्नर सिंड्रोम की यदि बात की जाए तो इस टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होता है कि नॉर्मली रूप से हमारी बॉडी के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं भाई, 40 गुणसूत्र होते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम के अंदर 45 गुणसूत्र होते हैं भाई। एक गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, मतलब 44+X गुणसूत्र हमें देखने को मिलते हैं, मतलब बाय गुणसूत्र की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। जैसे ही इसके अंदर से बाय गुणसूत्र कम हो गया तो ये कौन होती है भाई, फीमेल होती है। ये कौन होती है भाई, फीमेल। अब आप कहोगे सर अभी तो आप लिख रहे थे 22+XX, तो देखो संख्या की बात की जाए तो संख्या में कितने होते हैं, 40 गुणसूत्र होते हैं। तो 44 तो दोनों में सेम होंगे क्योंकि 22 हमने बोला था। अब 23 जोड़ी का जो गुणसूत्र बचा है वो या तो XX होगा या XY होगा। तो संख्या में हम इनको लिखेंगे कितना, 44, या तो वो X होगा और 44 या तो फिर वो Y होगा। तो इस तरीके से इनको नोटिस किया जाता है। तो ये हमें दे रखा है, तो 40 गुणसूत्र होते हैं, उसके स्थान पर क्या हो गया भाई, 44 गुणसूत्र रह गए हमारे, 45 गुणसूत्र रह गए हमारे, एक गुणसूत्र की क्या हो गई भाई, कमी, यानी बाय गुणसूत्र की इसमें क्या हो गई, कमी। तो ये जो होगा 45 गुणसूत्र वाला जिसके अंदर टर्नर सिंड्रोम है देखने को मिलेगा, वो व्यक्ति कैसा होगा भाई, फीमेल होगा। वो कैसी होगी, फीमेल। इसका शरीर अब क्या होगा भाई, इसके शरीर का विकास नहीं होगा, मतलब अपन कहें शारीरिक विकास नहीं होगा, शारीरिक विकास नहीं होगा, इसका शरीर का जो भी विकास है वो नहीं होने वाला है। दूसरी बात करें, इसकी आवाज कैसी होगी भाई, मोटी होगी। आवाज कैसी होगी, आवाज मोटी, आवाज हमें इसकी कैसी देखने को मिलेगी, मोटी। दूसरी बात करें, इसके अंदर स्तन ग्रंथियों का निर्माण भी नहीं होगा, स्तन ग्रंथि जिन्हें हम दुग्ध ग्रंथियां कहते हैं, उन ग्रंथियों का भी इसमें क्या होगा भाई, अभाव होगा, अभाव होगा। या मतलब हम कह सकते हैं ये जनन क्षम नहीं होगा, इसके अंदर जनन क्षमता जो है ना, क्षमता नहीं होगी, ये संतान उत्पन्न नहीं कर सकता है। तो ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर हमें टर्नर सिंड्रोम देखने को मिल जाए, वो व्यक्ति जनन क्षम नहीं होता है, मतलब अपनी पीढ़ी को, अपनी जनरेशन को आगे नहीं बढ़ा सकता है। तो अब हम बात करते हैं ये संरचना हमारी जो बनी ना वो क्या बनी, कि टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्या होने वाला है। तो टर्नर सिंड्रोम के अंदर हमारे पास 44+X गुणसूत्र होने वाले हैं। टोटल संख्या में कितने हो गए, 44 जी और एक ये 45। तो ऐसा कौन सा है हमारे पास भाई, इसके अंदर ये है हमारा ए वाला ऑप्शन, ठीक है, X गुणसूत्र, बाकी के क्या है, 0 है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 44+X, इस तरीके से भी इसको लिखा जा सकता है। तो ये है टर्नर सिंड्रोम वाली कंडीशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा क्या, 56, जिसमें पूछा है हीमोपीलिया रोग। और हीमोपीलिया रोग के बारे में हम एक बार चर्चा आपसे कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 56 के हीमोपीलिया बीमारी क्या है भाई। तो यह एक आनुवांशिक रोग है, आनुवांशिक व लिंग संलग्न रोग है, लिंग संलग्न रोग है भाई। कौन, हीमोपीलिया।
और भाई इस हीमोफीलिया के अंदर क्या नहीं होने वाला है, ठीक है। और इसका एक और नाम है जिसे हम क्लॉटिंग F19 फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, क्लॉटिंग F19 फैक्टर के नाम से भी इसको जाना जाता है। अब इस बीमारी की जो खोज की गई थी ना, वो खोज करने वाले जो वैज्ञानिक हैं ना, उनका नाम है जॉन ऑटो, जॉन ऑटो। और इनके द्वारा खोज की गई थी कब, 1803। इसमें क्या होता है भाई, इसके अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है भाई, रक्त का थक्का नहीं जमता है भाई, जमता। ये बीमारी हमारी क्या कहलाती है, हीमोफीलिया। और ये एक ऐसी बीमारी है जो पीढ़ी चलती रहती है। यदि किसी व्यक्ति को ये बीमारी है तो उसकी संतान में ये बीमारी पहुंचेगी। उन्हीं बीमारियों को, उन्हीं रोगों को हम क्या कह देते हैं, आनुवंशिक रोग कह देते हैं भाई, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा आनुवंशिक तथा लिंग संलग्न रोग, तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, हीमोफीलिया का आनुवंशिक तथा लिंग संलग्न रोग है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। और अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो क्या इनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग आ सकता है भाई। अब ये जेनेटिक्स दे रखी है हमें किसकी, ब्लड ग्रुप की, कि मान लो यदि किसी पिता जो है ना, पिता का ब्लड ग्रुप है क्या, ए, और जो माता है ना, उस माता का ब्लड ग्रुप है क्या, बी। तो इनसे जो संतान उत्पन्न होने वाली है, उस संतान के अंदर कौन कौन से ब्लड ग्रुप आने की संभावना हो सकती है। तो ये वंशागति है हमारी एक, किसकी, ब्लड ग्रुपों की। तो ब्लड ग्रुपों की वंशागति भी हमसे डिस्कस की जाती है और पूछी जाती है। तो इसमें हम बात करें, देखो सबसे पहले किसकी, इनके ब्लड ग्रुप की वंशागति की। तो ब्लड ग्रुप की वंशागति की यदि हम बात करें तो पिता का ब्लड ग्रुप यदि ए है, माता का यदि बी है, और लक्षण भी माता और पिता के ही उनके अंदर पहुंचेंगे, उनकी संतान के अंदर, तो संतान में ब्लड ग्रुप ए भी आ सकता है, ब्लड ग्रुप बी भी आ सकता है, ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों भी आ सकते हैं। और ब्लड ग्रुप बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो कि क्या कहलाता है, आपका सर्वदाता कहलाता है। तो ब्लड ग्रुप ओ भी उनकी संतान में हमें देखने को मिल सकता है। तो हम बात करें तो उनकी जो संतानें होंगी उनके अंदर हमें चारों ब्लड ग्रुप देखने को मिल सकते हैं। ब्लड ग्रुप ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए बी ओ। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, डी, ए बी ओ और ए बी, चारों ब्लड ग्रुप हमें देखने को मिल सकते हैं उनके अंदर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 58 की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 जिसमें हमसे बोला है सार्वत्रिक रुधिर दाता, जैसे हम कहते हैं यूनिवर्सल ब्लड डोनर, रक्त ग्रुप कौन सा है भाई आपका। तो सार्वत्रिक रुधिर दाता, इसको भी हम पढ़ चुके हैं भाई। दो ही ब्लड ग्रुप है हमारे पास, एक तो ब्लड ग्रुप है क्या ए बी, और एक ब्लड ग्रुप है हमारे पास क्या ओ, ठीक है। इन दो ब्लड ग्रुपों की हम क्या करते हैं भाई, चर्चा करते हैं। तो यूनिवर्सल ब्लड डोनर कौन सा है भाई, जो सभी को दिया जा सकता है। सर्वदाता किसको बोलते हैं भाई हम, ये है हमारा सर्वदाता, सर्वदाता दाता। और ये हमारा सर्वग्राही कहलाता है, सर्वग्राही, यूनिवर्सल ब्लड एक्सेप्टर। और इसको हम क्या कहते हैं भाई, डोनर कहते हैं। ये सभी को दिया जा सकता है ब्लड ग्रुप। इसके पीछे वजह क्या है ये भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। क्यों, क्योंकि ये कहलाता है सर्वदाता इसलिए क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होती है भाई, एंटीजन नहीं होती है, एंटीजन नहीं होती है। और इसके अंदर एंटीबॉडी नहीं होती है, एंटीबॉडी नहीं होती, ये वजह है। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, सर्वदाता कौन सा है हमारा ब्लड ग्रुप, वो हो जाएगा। क्लियर। तो बड़े अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन आ गया हमारा RH फैक्टर। और RH फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हम कर चुके हैं भाई। RH जो फैक्टर है हमारा, RH फैक्टर, ये नाम पड़ा है भाई रीसस नाम के बंदर से। रीसस, रीसस नाम का क्या था भाई, एक बंदर था। और उस बंदर के शरीर से जो प्रोटीन है हमारी, वो प्रोटीन किसी ना किसी वजह से या किसी भी माध्यम से
इस मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर क्या हो गई है भाई, ट्रांसफर हो गई है। तो जिसके अंदर ये प्रोटीन पाई जाती है उसको हम बोल देते हैं RH पॉजिटिव, और जिसके अंदर ये नहीं पाई जाती है उसे हम कह देते हैं RH नेगेटिव। तो इस प्रोटीन को, इस एंटीजन को हम RBC पर पाई जाती है। ये RH फैक्टर जो है ना, RH कारक जो है ना, इसकी जो प्रोटीन है वो हमें काम देखने को मिलती है भाई RBC के शरीर पर देखने को मिलती है। और ब्लड ग्रुप भी हमारे किस पर पाए जाते हैं भाई, ब्लड ग्रुप भी हमारे RBC पर ही पाए जाते हैं। RBC पर ही ब्लड ग्रुपों की क्या होती है, मैपिंग हमारी। तो उस आधार पर हम इसको RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव कह देते हैं। अब इसकी जो खोज करने वाले वैज्ञानिक हैं हमारे पास, वो हैं लैंड स्टीनर एवं बीनर। भाई इनका नाम हमें याद रखना है, लैंड स्टीनर एवं बीनर। इनके द्वारा इस की क्या की गई थी, सबसे पहले खोज की गई थी, वो की गई थी इनके द्वारा 1940 में इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। तो वो वैज्ञानिक का नाम हमें बताना है, उनका नाम क्या है, लैंड स्टीनर एवं बीनर। तो डी वाला हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई, आंसर हो जाएगा। क्लियर। और अगला क्वेश्चन हमारा आ जाता है क्या, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं भाई। तो जी हमने पढ़ा है भाई कि जब विभाजन होता है, जब एक कोशिका से दूसरी कोशिका का विभाजन शुरू होता है हमारा, तो उस विभाजन की हमारे पास अवस्थाएं होती हैं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करें प्रोफेज, हमारी एक विभाजन की एक अवस्था है जब कोशिका विभाजन होता है, प्रोफेज। दूसरी विभाजन की हमारी एक और अवस्था है जिसे हम कहते हैं कि मेटाफेज, मेटाफेज। तीसरी विभाजन की एक और अवस्था है जिसे हम कहते हैं एनाफेज, एनाफेज। और चौथी हमारी विभाजन की जो अवस्था है जिसे हम कह देते हैं टीलोफेज, टीलोफेज। ये हमारी विभाजन की अलग अलग अवस्था हैं, और इन अलग अलग अवस्थाओं के अंदर अलग अलग संरचनाओं का कोशिका के अंदर क्या होता है भाई, निर्माण होता है। तो कोशिकाएं हमारी विभाजित होती रहती है, एक कोशिका से नई नई कोशिकाओं का क्या होता रहता है, निर्माण होता रहता है, जिसमें हमने सेल थ्योरी के अंदर, जो कि स्लीडेन स्वान के द्वारा दी गई थी, जिसे हम कहते हैं कोशिका सिद्धांत। तो कोशिका सिद्धांत जो दिया गया था, कोशिका सिद्धांत, वो 1838-39 के आसपास दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम है स्लीडेन एवं स्वान, स्लीडेन एवं स्वान, इनके द्वारा दिया गया था। लेकिन इनने कोशिकाओं के विभाजन से संबंधित कोई सिद्धांत नहीं दिया था। और वैज्ञानिक आए हमारे जैसे रूडोल्फ विर्चो है, इन्होंने फिर आगे आगे इस सिद्धांत को क्या किया, बढ़ाया, तब जाके हम कोशिका विभाजन वाली चीज को समझ सके। तो कोशिका विभाजन की अवस्थाएं हो गई, प्रोपेज है, मेटाफेज है, एनाफेज है और टीलोफेज है। अब इसके अंदर क्या क्या होने वाला है, ये बात हमें करनी है। देखो प्रोपेज वाली जो अवस्था है ना, तो प्रोपेज वाली जो अवस्था हमारी विभाजन की शुरुआती अवस्था कहलाती है, विभाजन की शुरुआत इसी अवस्था से होती है भाई। हमारी विभाजन की जो शुरुआत होने वाली है ना, वो हमारी किस अवस्था से होती है, प्रोफेज अवस्था से ही होती है। दूसरी बात करें मेटाफेज, तो मेटाफेज की बात करें तो इसमें स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, निर्माण होता है भाई। इसमें याद रखना है, स्पिंडल फाइबर का निर्माण होता है भाई। स्पिंडल फाइबर का निर्माण किस अवस्था में होता है, कोशिका विभाजन की, तो ये बात हमें याद रखना है कि मेटाफेज के अंदर होता है। और ये विभाजन की अवस्था लगभग हमारी 2 से 10 मिनट तक चलती है भाई शरीर के अंदर कोशिका विभाजन। ऐसे अगला आ जाता है हमारे पास क्या, एनाफेज। और इस एनाफेज के अंदर गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचने लगते हैं, गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंचना क्या कर देते हैं भाई, शुरू कर देते हैं भाई, कोशिका विभाजन जब होता है। तो टीलोफेज के अंदर क्या होने वाला है, इसके अंदर केंद्रक एवं केंद्र का स्पष्ट एवं गुणसूत्र पहले से क्या हो जाते हैं भाई, पतले हो जाते हैं। केंद्रक और केंद्र का स्पष्ट हो जाते हैं भाई, इसके अंदर केंद्रक व केंद्र का स्पष्ट हो जाते हैं, क्लियरली हमें कोशिका के अंदर दिखाई देने लगते हैं। गुणसूत्र पतले हो जाते हैं, हमारे जो गुणसूत्र है ना, गुणसूत्र कैसे हो जाते हैं भाई, पतले हो जाते हैं। ये अवस्था हमारी क्या कहलाती है, टीलोफेज। तो ये 4 अवस्थाएं हमें कोशिका विभाजन से रिलेटेड दे रखी हैं। प्रोपेज के अंदर कोशिका विभाजन की शुरुआती अवस्था कहलाती है। मेटाफेज इसके अंदर स्पिंडल फाइबर का निर्माण कोशिका के अंदर होता है।
एना पेज इसमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर गति करने लगते हैं। मान लो ये एक कोशिका दे रखी है, ये इसका केंद्रक है, तो धीरे धीरे ध्रुव ये हैं भाई इसका, ये इधर की तरफ चलने लगेंगे, गुणसूत्र इधर की, फिर धीरे धीरे ये कोशिका दो भागों में विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का क्या कर देगी भाई, निर्माण कर देगी। तो ये अवस्थाएं विभाजन की, लंबी प्रोसेस है कोशिका विभाजन। तो हमसे ये पूछा गया सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। तो एनाफेज जो हमें दे रखी है ना, उसके अंदर गुणसूत्र हमारे विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। तो ये थी हमारी क्लास, आज की क्लास, जिसके अंदर हमने आपके इन क्वेश्चनों को क्या किया भाई, डिस्कस किया। और आज की इस तीसरी क्लास के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 41 से क्वेश्चन नंबर 60 तक क्वेश्चनों को क्या किया, डिस्कस किया था। तो इन क्वेश्चनों के अंदर जो भी यदि आपको डाउट कहीं ना कहीं देखने को यदि मिलता है तो आप हमें बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कहीं भी किसी क्वेश्चन का यदि हमें आंसर है, डाउट है, समझ में नहीं आता है, हमें आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो और कमेंट में आपको इनका जवाब दिया जाएगा। तो ये हमने एक जो सीरीज स्टार्ट किया हमारे ऑल कॉम्पिटिटिव गवर्नमेंट जो भी एग्जाम होने वाले हैं, जिसके अंदर साइंस का जो वेटेज हमारा बहुत अच्छा रहता है, अच्छे लेवल से जो लोग कहते हैं कि भाई साइंस हमें कहीं ना कहीं दिक्कत करती है, तो पीछे वजह यही है कि साइंस को आप एक अच्छे बेसिक शुरुआत से पढ़ते नहीं है, इसलिए हमें कहीं ना कहीं समस्याएं देखने को इसमें मिलती हैं। तो बहुत सारे हमारे एग्जाम हैं, उन एग्जामों के लिए आपकी ये क्लास बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए हमें, और क्लास को अच्छे से आप रीड कीजिए, अपने नोट्स तैयार कीजिए और प्रत्येक क्वेश्चन को आप क्या कीजिए, कंप्लीट। तो आगे हम आपसे अगली क्लास में, जो कि हमारी चौथी क्लास होगी, जिसमें क्वेश्चन हमारे 60 से 80 के बीच में हम 20 क्वेश्चन आपको आगे और सॉल्व कराने वाले हैं। तो उन क्वेश्चनों की क्लास आपको देखने को मिलेगी आगे आने वाली क्लास। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।